नमस्कार बच्चों। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ऑडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा ऑडियो क्लियर है तो। एक बार मैसेज कर दीजिएगा ऑडियो क्लियर है। चलिए जी, दो लोग अभी लाइव दिख रहे हैं, एसपी नौटियाल और मीनाक्षी भट्ट। तो एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए आप लोग ऑडियो का। ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को जो कराऊंगा वो सेकंड पेपर कराऊंगा। आप लोगों के जो लैंग्वेज का है सेकंड पेपर। थर्ड पेपर में आपका ऐसे है जिसकी क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। मैं आपका सेकंड पेपर द्वितीय पत्र कराऊंगा। इसमें सिलेबस से आप लोग परिचित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस आप सभी को पता है। फिर भी थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कशन करना चाहूँगा, कौन सा प्रश्न कैसे करना चाहिए, किसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपके जो प्रश्न आने हैं वो आपके टोटल 5 प्रश्न हैं। ये पेपर जो है आपका हिंदी रचना कहिए चाहे संरचना कहिए, कंपोजिशन, मतलब इसमें आपकी कंपोजिशन कैपेसिटी जो है वो देखी जाती है। किसी चीज को आप कैसे कंपोज कर पाते हैं, कैसे लिख पाते हैं। इसमें आपके टोटल 5 प्रश्न होने हैं, जिसमें पहला ही प्रश्न जो है वो है आपका, पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका दिए गए गद्यांश, दिए गए गद्यांश, गद्यांश का शीर्षक। दूसरा है आपका सारांश लेखन। और तीसरा है इसका आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये इस पैसेज से रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चन किए जाएंगे, 4, 10 और 6 अंक। अब यहां पर आपको देखिए इसमें पैटर्न क्या होगा। शीर्षक आपका 4 मार्क्स का है, सारांश लेखन आपका 10 नंबर का है। तो इस पहले क्वेश्चन में आपको जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो है आपके सार लेखन का या सारांश लेखन का। तीसरा जो व्याख्या है इसमें 6 नंबर का। इसमें क्या होगा कि आपके पैसेज में ही कुछ वाक्यों को रेखांकित किया गया होगा और उन रेखांकित वाक्यों की आपको व्याख्या करनी होगी। इस प्रश्न के नेचर पे जाइए। सामान्यतः बच्चों को एक चीज ये होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, संक्षेपण और सारांश लेखन दोनों को बच्चे एक ही विधा के रूप में प्रायः समझ लेते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग विधाएं हैं। संक्षेपण यहाँ पर है नहीं, फिर भी थोड़ी सी चर्चा कंपेयर करने के लिए, सारांश को समझने के लिए आवश्यक बन जाती है। संक्षेपण जो आपका होता है उसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन में ही ये इंस्ट्रक्शन होता है, एक निर्देश होता है कि दिए गए गद्यांश का संक्षेपण करें। और यदि वही प्रश्न सारांश का होता है, सार लेखन का होता है, तो उसमें यह होता है कि दिए गए गद्यांश का सारांश लिखें। दोनों सेंटेंसेज में जो क्रिया यूज की जा रही है, एक में होता है करें गद्यांश में, संक्षेपण में, और सारांश लेखन में वही क्रिया रूप हो जाती है लिखें। सारांश लिखें या सार लिखें। तो आप क्रिया से ही दोनों का मेजर डिफरेंस जो है वो समझ सकते हैं कि दोनों चीजों में अंतर क्या है। संक्षेपण में जो दिया गया है उसी में से शब्दों को काट छांट करके, जहां पुनरुक्ति होती है, रिपीटेशन होता है, उसको हटा दिया जाता है, अनावश्यक विशेषणों को हटा दिया जाता है। कई बार अनेक पदों को मिला करके उसकी सामासिक शब्दावली बना दी जाती है।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फंडा अप्लाई किया जाता है, मतलब वाक्यांश या वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाना। तो इस तरह से जो दिया गया है उसी को काट छांट के कम करके 1/3 में प्रेजेंट करना होता है। तो संक्षेपण सरल है बनिस्बत आपके सारांश लेखन की। अगर दोनों को कंपेरेटिव देखें आप, तो सारांश लेखन उससे थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सारांश लेखन में हमें सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि पहले आप दिए गए गद्यांश को 2 या 3 बार अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ें, उसके आशय को, उसके सार तत्व को समझें और समझने के बाद उसे अपने शब्दों में लिख डालें। मतलब यहां पर आपको इनके शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उसको पढ़ करके 2 बार 3 बार पढ़ करके अच्छे से समझते हुए अपने शब्दों में, ओन वर्ड्स में उसको क्या करना है, आपको 1/3 में लिख देना है। अब जैसे संक्षेपण में एक लिमिट होता है कि 1/3 ऑफ द गिवन, दिए गए अंश का 1/3, लेकिन सारांश जो है आपका 1/3 इंस्ट्रक्शन रहता ही रहता है, बट लेस देन 1/3 भी हो सकता है, 1/3 से कम में भी लिखा जा सकता है, यदि आप सक्षम हैं उन सारे भावों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए। मतलब इसका आशय यही है कि किसी चीज को आप कम से कम शब्दों में किस प्रकार से, किस कुशलता के साथ आप व्यक्त कर सकते हैं, यही होता है सार लेखन। दूसरी चीज ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी जो होती है उसका भी टेस्ट होता है कि आप भाषा के स्तर पर कितने सक्षम हैं, भाषा को कितना समझ पाते हैं, दोनों चीजें। तो सारांश लेखन में पहली चीज आप समझ गए कि इसको आपको पूरा पढ़ के समझ के और ओन वर्ड्स में आपको लिखना होता है, अपने शब्दों में लिखना होता है। अब यदि हम बात करें शीर्षक की, शीर्षकीकरण के लिए भी कई बार बच्चे क्या होता है कि सब पहले शीर्षक कर देते हैं। यहां थोड़ा सा स्ट्रेटजी ध्यान देंगे आप लोग। यदि सारांश लेखन के बाद आप शीर्षक करते हैं तो शीर्षक करने वाला प्रश्न आपका सरल हो जाता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। यदि शीर्षक को ही ध्यान में लेकर के और आप 2 बार 3 बार पढ़े जा रहे हैं कि हमें शीर्षक करना है, तो उस कंडीशन में आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले हम गद्यांश का सारांश लिखें, सारांश लिखने के क्रम में हम गद्यांश को भली भांति समझ जाते हैं और भली भांति समझ जाने के बाद हमारा शीर्षक जो होता है वो सुटेबल होता है, हम उसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक का चयन कर सकते हैं। अब जहां तक शीर्षक की बात है, तो शीर्षक में आप ये देखेंगे कि शीर्षक प्रायः आपको गद्यांश के अंदर से ही मिल जाता है, उसके लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। 1% को ऐसा हो सकता है कि गद्यांश में आपको ऐसा सुटेबल वर्ड ना मिले, लेकिन भरसक कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई गद्यांश का शीर्षक जो है वो जो दिया गया कंटेंट है उसी कंटेंट में से कोई एक शब्द अवश्य लगभग रहता ही रहता है, तो वहीं से आप शब्द निकाल के उसका शीर्षकीकरण करें। दूसरी चीज शीर्षकीकरण के संबंध में, शीर्षक के संबंध में दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि आपका शीर्षक एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना संभव हो सकता है उतना छोटा होना चाहिए। शीर्षक जितना बड़ा होता जाता है, एग्जामिनर की दृष्टि जो है आपके प्रति उतनी ही बिगड़ती जाती है। तो शीर्षक में आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका शीर्षक छोटा हो लेकिन आकर्षक हो। शीर्षक का तात्पर्य ये होता है, शीर्षक जो होता है जैसे हमारे पूरे बॉडी में हमारा मुंह, फेस जो है वो सब कुछ रिप्रेजेंट कर देता है हमारा, वैसे ही किसी गद्यांश का शीर्षक जो होता है वो पूरे गद्यांश को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से उसको सामने लाके रख देता है। तो आप समझ सकते हैं कि शीर्षक का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या हो सकती है। तो इसलिए शीर्षक हमेशा उपयुक्तता का ध्यान रखें, उपयुक्त होना चाहिए और यथासंभव छोटा होना चाहिए। शीर्षक लिखने में, किसी भी गद्यांश का शीर्षक करने में आपको इसमें आप देखेंगे कि आपको लगभग आप 5 शब्द तक का शीर्षक बना सकते हैं मैक्सिमम, ये आपका महत्तम लिमिट है।
5 शब्दों तक का आपका शीर्षक हो सकता है, लेकिन इस चीज को आपको अपना अधिकार नहीं बनाना है। ये आपका हक नहीं है कि आप हमेशा बड़ा ही शीर्षक बनाने की सोचें। ये तब की बात है जब कम शब्दों में आपको उपयुक्त शीर्षक नहीं मिल पा रहा है, तो तब उस कंडीशन में आपको शीर्षक करने में 5 शब्दों का प्रयोग या 4 शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन भरसक आपको ये कोशिश करना है कि आपका शीर्षक छोटा से छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज, शीर्षक करने में आपको ये भी ध्यान रखना होता है, जैसे जब आप गद्यांश को पढ़ते हैं, गद्यांश जो भी दिए जाते हैं, मेरा अपना जो अनुभव है वो यही है गद्यांश को लेकर के, कि प्रायः आप हिंदी साहित्य के जो बड़े बड़े निबंधकार हैं, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हों, चाहे शुक्ल जी हों, चाहे अध्यापक पूर्ण सिंह हों, जो बड़े बड़े निबंधकार, उच्च कोटि के निबंधकार हुए हैं, उन निबंधकारों की किसी निबंध का ही कुछ हिस्सा जो है वो काट करके गद्यांश के रूप में दिया जाता है। अब उसमें वो ऐसा हिस्सा होता है जो उनके निबंध के लिए भी खास हिस्सा होता है, तो इसलिए वहां पर उस पूरे निबंध का सब कुछ जो है, उसका थीम जो है, आप कह सकते हैं कि उसकी सेंट्रल थीम जो है वो उसमें निहित होती है, तो इसलिए उसे गद्यांश के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीर्षक करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि उसका विषय क्या है और जितना गद्यांश दिया गया है उसका मोटिव क्या है, फाइनली वो निष्कर्ष के रूप में क्या हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो उसके निष्कर्ष बिंदु तक जाकर के तब उसका शीर्षकीकरण करना होता है। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि गद्यांश में आपको 2 विरोधाभासी विषय दे दिए जाएंगे, समानांतर रूप से चलते हुए, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, दोनों को कंपेयर करते हुए पैरेलल लेके चलता है लेखक। तो ऐसे कंडीशन में आपने देखा होगा कि वर्सेस बनाम शब्द का यूज करते हुए हम उसका टाइटल करते हैं, एक तरफ एक पक्ष को रखेंगे और यदि विरोधी पक्ष है तो बनाम करके दूसरी तरफ दूसरे पक्ष को रख देंगे, तो ऐसे आपका 2 शब्दों में टाइटल हो जाता है। कई बार पूरे शीर्षक से एक ही बात कहना मकसद होता है गद्यांश लेखक का, तो उस कंडीशन में आपको उसका निचोड़ निकालना है और निचोड़ ले आकर के रख देना है शीर्षक के रूप में। तो शीर्षक समझ गए आप। शीर्षक के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि यथासंभव लघु, छोटा होना चाहिए, जितना छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपका तीसरा प्रश्न है, इसमें गद्यांश में तीसरा प्रश्न जो है वो है रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के क्रम में, व्याख्या का मतलब आप सभी समझ ही रहे होंगे शाब्दिक तौर पे कि व्याख्या का मतलब क्या होता है। व्याख्या का मतलब यही होता है कि जो भाव है उसमें दिया गया, उस भाव को आपको विस्तारित करना है। जैसे उसमें कोई प्रतीकात्मक शब्द है, सिंबॉलिक वर्ड है, तो उसको आपको पूरा खोल करके उसको व्यावहारिक रूप में उसे एक्सपेंड करना है, उसको आपको एक विस्तार देना है, विस्तारित रूप में लिखना है। इसकी शुरुआत करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप व्याख्या की शुरुआत करें तो जिस वाक्यांश को या जिस वाक्य को रेखांकित किया गया है, पहले आरंभिक अंश लिखें। उसका आरंभिक अंश लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि इसमें लोप विराम का प्रयोग करेंगे, डॉट 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 देते जाएं। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, अंतिम रेखांकित अंश जो है उसका अंतिम अंश लिखिए। ठीक है, और इसको क्या करें कि आप इन्वर्टेड कमा में डाल दें, क्योंकि ये चीज आपकी बात नहीं है, ये आपने गद्यांश से कैरी किया है, गद्यांश से उठाया है, किसी और का स्टेटमेंट है जिसे उसी के शब्दों में आपने यहां पर रख दिया है। मतलब प्रत्यक्ष कथन के रूप में, डायरेक्ट नारेशन के रूप में आपने उसे क्या किया है, यहां पे रख दिया है। अब ऐसा रखने के बाद तब यहां से शुरू कीजिए कि गद्यांश में प्रयुक्त इस रेखांकित अंश से या इस रेखांकित वाक्य से या इस आलोच्य पंक्ति से आशय है, और उसके बाद इसको विस्तार दीजिए। मतलब ऐसा लिखने के बाद ये अंश हो गया जो उसमें दिया गया है, एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट कर लिया यहां पर, और उसके बाद इसको शुरू करना है कि आलोच्य या विवेच्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए पंक्ति से
आशय है या अभिप्राय है। और तब इसकी व्याख्या करनी आप शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें वर्ड लिमिट आपको डिफाइन होगा, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग जाके करना है, कितने शब्दों में करना है। अगर वर्ड लिमिट डिफाइन ना हो तो यदि एक सेंटेंस है तो कम से कम 5-6 सेंटेंस में इसकी व्याख्या जानी ही जानी चाहिए। अगर एक सेंटेंस में दिया गया है, वहां से आपने उठाया, तो उस एक सेंटेंस को कम से कम 5-6 लाइन में आपको एक्सपेंड करके लिखना है। और ध्यान ये भी रखना है कि आपको उसमें कोई अनावश्यक बात नहीं, बेकार की चीजें नहीं लिखनी है, गद्यांश से बाहर की चीज नहीं लिखनी है। आपकी हर व्याख्या, जो आपकी व्याख्या का हर एक अंश जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंसी, उसकी प्रासंगिकता जो है वो बनी रहनी चाहिए। ऐसे हो सकता है कि आपके पैसेज में इस तरह के 3 प्रश्न हो या 2 प्रश्न हो, 3 या 2 दोनों ही हो सकते हैं। यदि 3 प्रश्न है तो इच कैरी 2 मार्क्स होगा, 2-2 नंबर की व्याख्या होगी, 3 दूनी 6 नंबर। और यदि 2 दिए गए हैं तो इच कैरी 3 मार्क्स होगा, 3-3 नंबर की आपकी व्याख्या होगी। तो मैं 2 नंबर का मान के चल रहा हूं क्योंकि अमूमन 3 अंश रहते हैं रेखांकित। आमतौर पे आप देखेंगे कि 3 रेखांकित अंश रहते हैं जिनकी व्याख्या आपको करनी होती है। तो उस 3 रेखांकित अंशों का मतलब 2 नंबर का एक हुआ। तो एक लाइन, यदि आपका कंटेंट ये आ रहा है तो एक लाइन की व्याख्या आपकी कम से कम 5 से 6 लाइन में होनी चाहिए। ये बात हुई हमारे पहले प्रश्न की। जो पहला प्रश्न है अनसीन पैसेज, ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। यदि कोई भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न चल रहा है इस टॉपिक को लेकर आपके मन में, जिस टॉपिक पर हमने अभी चर्चा की, तो अपनी बात रखें। मैं 1 मिनट का पॉज लूंगा, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो अपनी बात रखिएगा। क्लियर है? एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। चलिए ठीक है। अब देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, ये है दिए गए पत्र का सारणी रूप, मतलब टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपको प्रश्न के साथ एक सैंपल पत्र जो है वो प्रिंट होगा। आपके प्रश्न पत्र में एक लेटर जो है वो छपा रहेगा, शासकीय पत्र हो तो इसमें आपका क्या है, पत्र जो है वो दिया गया रहेगा। अब आपको क्या करना है कि उस पत्र को पढ़ करके, यहां भी देखिए जो सारांश हमने पहले किया वो प्रविधि यहां भी अपनानी पड़ेगी। वही चीज यहां भी आता है टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे कि पहले आप दिए गए पत्र को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके लिए हमें कॉलम्स बनाने होते हैं। कॉलम्स बनाए जाते हैं, यूं करके कॉलम्स बना लिया। और इन कॉलम्स में जैसे एक कॉलम, जैसे प्रेषक का नाम लिख दिया, भेजने वाला कौन है पत्र का, प्रेषिती का नाम लिख दिया, पत्र संख्या जो है वो लिख दिया, विषय जो है एक कॉलम में आ गया, मतलब प्रेषक प्रेषिती का नाम, पदनाम, स्थाई पता, जो एक लेटर का वो होता है, प्रोटोकॉल होता है। तो एक एक कॉलम में ये आएगा, प्रेषक का नाम, पदनाम, पता। दूसरे कॉलम में प्रेषिती जो है उसका नाम, पदनाम, उसका जो वो कह रहे हैं कार्यालयी पता। इसके बाद आपका पत्रांक, दिनांक, ये सब होगा, लेटर नंबर और डेटेड। इसके बाद आपका उसका विषय होगा, और विषय के बाद जो पूरे के पूरे पत्र का सार है
वो आपको लास्ट में जो बड़ा कॉलम बनाएंगे इसके अंतर्गत पूरा लेटर को इसमें क्या करना है कि पत्र का सार जो है वो लिख देना है। अब देखिए यहां पर ध्यान क्या रखना है आपको कि पत्र किसी और ने जारी किया है और आप उसको समराइज कर रहे हैं, मतलब आप थर्ड पर्सन हैं, आप उसको समराइज कर रहे हैं। तो आप थर्ड पर्सन होकर के उसे समराइज कर रहे हैं, तो भाषा शैली का भी यहां पर ध्यान रखना है कि सार लिखते समय हमें किस तरह की भाषा शैली को अपनाना चाहिए। जैसे कोई निर्देश दिया गया है, किसी अधिकारी के द्वारा किसी अपने अधीनस्थ को कोई निर्देश दिया गया है, समकक्ष को कोई निर्देश दिया गया है, और आप उस लेटर को समराइज करके अपने लैंग्वेज उसमें सार लिख करके आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं लिखना है कि निर्देश दिया जाता है या निर्देशित किया जाता है। सीधे सीधे आपको ये लिख देना है कि निर्देश इस पत्र मतलब पत्र में इस चीज हेतु निर्देश किया गया है या निर्देशित, मतलब मैं देता हूं या दिया जाएगा, इस तरह के मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का यूज आपको नहीं करना है। लैंग्वेज हमेशा आपकी जो रहेगी वो थर्ड पर्सन स्टाइल में होगी। आपका वाक्य सांचा सेंटेंस फ्रेम जो होगा वो थर्ड पर्सन स्टाइल में होगा। तो इसका ध्यान रखना है आपको। सार लेखन में बस इसमें बहुत ही सरल होता है और ये आपके 15 मार्क्स का पूरा वेटेज है इसका। तो यहाँ पर अगर आपने टेबल सही से बना दिए, मतलब प्रेषक प्रेषिति पत्रांक दिनांक इन सबको बिल्कुल सही तरीके से उसके खांचे में डाल दिया, और फिर उसके बाद सार जो है वो बढ़िया से, अब इसमें सार लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पत्र का जो मुख्य हिस्सा है, जो मुख्य बात है, उसमें से कोई नहीं छूटना चाहिए। मुख्य बात जो है वो सारी की सारी आ जानी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो फिर वो आपके लिए ड्रॉबैक होगा, उससे नंबर कटते हैं। तो दूसरा जो पोर्शन है आपका, दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिए गए पत्र का सारणी रूप में प्रदर्शन करना या उसे प्रेजेंट करना होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका पत्राचार। पत्राचार वाला जो सेगमेंट है इसमें आपको पत्र लेखन के कुछ टाइप दिए गए हैं, कुछ प्रकार दिए गए हैं। जो प्रकार आपके सिलेबस में डिफाइन है उन्हीं प्रकार पर हमें प्रैक्टिस करना है, उन्हीं पर हमें लेटर करना है। हम लोग अपने क्लास की शुरुआत भी ड्राफ्टिंग से ही करेंगे। पहला पोर्शन जो होगा वो हम लोगों का ड्राफ्टिंग होगा। मैं दिए गए जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई एक पत्र, जैसे मैंने पढ़ाया आज या कल, जब भी पढ़ाऊंगा तो उसे एक पत्र जो है उसकी परिभाषा, उसके प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होते हैं, उसके साथ साथ उसकी विशेषताएं क्या हैं, फिर उसका एक ब्लैंक फॉर्मेट तैयार करना, फिर ब्लैंक फॉर्मेट तैयार करते हुए फिर उस ब्लैंक फॉर्मेट में एक ड्राफ्टिंग को प्रेजेंट करना। एक कोई सिचुएशन अराइज करके हम लोग एक पहले प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जब आप पूरी तरह से उस ड्राफ्ट को समझ जाएंगे तो उसके बाद में उससे रिलेटेड साथ के साथ में आप लोगों को प्रॉब्लम भी दूंगा, जिन प्रॉब्लम्स पे आप ड्राफ्ट करके हमें रिवर्ट करेंगे और हम उसको एक बार देखेंगे कि आपने क्या लिखा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो आपका पत्र लेखन है, पत्राचार है वाला जो टॉपिक, जो आपका तीसरा टॉपिक है, ये आपका इसका जो वेटेज है वो है 45 मार्क्स टोटल। मतलब ये है आपका 15 गुणे 3, यानी आपको 3 पत्र लिखने हैं। एक पत्र जो है आपका 15 नंबर का होगा। एक एक पत्र आपका 15 नंबर का है, 3 पत्र लिखने हैं, टोटल 45 का है। अब इसमें जो आपके पत्र दिए गए हैं वो है आपका शासकीय कहिए, चाहे सरकारी पत्र कहिए, चाहे आप इसी को शासनादेश भी कह सकते हैं। पहला जो है आपका ये है, को अंग्रेजी में कहा जाता है ऑफिशियल लेटर। ठीक है। दूसरा जो पत्र है आपका ये है आपका अर्धशासकीय
या यूं कहें अर्ध सरकारी पत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डमी ऑफिशियल लेटर। अब इसमें से हमें एक एक को लेकर के चलना है। अभी जस्ट हम लोग सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ किसी पत्र पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जब ये टॉपिक हम लोग उठाएंगे तब यहाँ पर डिटेल में हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, थर्ड जो है आपका कार्यालय आदेश, ये है आपका ऑफिस ऑर्डर। फोर्थ जो है आपका कार्यालय ज्ञापन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेमोरेंडम। इन शॉर्ट इसको मेमो भी कह दिया जाता है, मेमोरेंडम कहिए चाहे मेमो कहिए, बात एक ही है। पांचवा जो है प्रारूप इसमें वो है आपका विज्ञप्ति। जो विज्ञप्ति है इसको अधिसूचना भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, अधिसूचना। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नोटिफिकेशन। ठीक है, विज्ञप्ति कहिए चाहे अधिसूचना, सिलेबस में विज्ञप्ति छपा है। नेक्स्ट है आपका परिपत्र। परिपत्र जो है इसको गस्ती पत्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर। लास्ट जो है वो है टिप्पणी। टिप्पणी कहिए चाहे टिप्पण लेखन कहिए, टिप्पणी लेखन कहिए चाहे टिप्पण कहिए, ये इसको इंग्लिश में कहा जाता है नोटिंग। अब देखिए इसमें से क्या है, आपको ये ध्यान, सबको हम लोग अलग अलग पढ़ने वाले हैं, सबका प्रारूप अलग होता है, और इन सबको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे प्रारूपण या आलेखन कहें, ड्राफ्टिंग पर, कि ड्राफ्टिंग में क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। एक बार हम लोग कॉमन फीचर देखेंगे इसका, और उसके बाद हम लोग लेटर वाइज, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, सबके फॉर्मेट अलग होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखे जाते हैं। तो एक बार हम कॉमन फीचर देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल फीचर्स पर चलेंगे एक एक लेटर को लेकर के, कि किस लेटर का इंडिविजुअल फीचर क्या होता है, किसकी फॉर्मेटिंग कैसी होती है। ठीक है, तो इसको मतलब शुरू करने से पहले हम लोग प्रारूपण या आलेखन पर थोड़ी सी चर्चा अवश्य करेंगे कि प्रारूपण में क्या क्या चीजें मुख्य रूप से होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका पारिभाषिक शब्दावली। अब जो आपकी पारिभाषिक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली में ये आपके यहाँ भी है, आरओ में भी है, आपके पीसीएस मेंस में भी आता है, कुछ एक अदर एग्जाम्स में भी ये पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू पैटर्न में। पारिभाषिक शब्दावली जो है इसका आशय जो है आपका ऐसे शब्दों से है जिनका प्रयोग विषय विशेष के क्षेत्र में किया जाता है। पारिभाषिक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो विषय विशेष के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, विषय विशेष के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। विषय विशेष के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका सामान्य व्यावहारिक भाषा में प्रयोग नहीं होता, बल्कि इन शब्दों का प्रयोग जो है वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के सेंस में ही किया जाता है। जैसे कोई भी विषय है, हर विषय का अपना पारिभाषिक शब्द होता है। जैसे राजभाषा है, राजभाषा की अपनी पारिभाषिक शब्दावली है। जैसे आप पत्र लेखन करेंगे जब,
तो पत्र लेखन के क्रम में आप उन्हीं शब्दों के ज्यादातर प्रयोग करते हैं जो राजभाषा की शब्दावली के शब्द हैं। उनमें सामान्य या व्यावहारिक चलती हुई भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि अब इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सरकार की ये कोशिश है कि राजभाषा की शब्दावली में थोड़ी सी लोचशीलता, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, ताकि एक आम आदमी भी किसी सरकारी दस्तावेज को पढ़कर उसमें निहित आशय को सरलतापूर्वक समझ सके। तो इसी चीज को, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इसमें ऐसी योजना है कि आने वाले समय में जो पारिभाषिक शब्दावली है हमारे राजभाषा की, उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उसमें कुछ लोचशीलता अवश्य लाई जाएगी। तो यहाँ पर जो पारिभाषिक शब्द पूछे जाते हैं, यूं तो पारिभाषिक शब्द की बात करें आप तो जैसे फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, उसके अपने शब्द हैं। जीव विज्ञान है, उसके अपने शब्द हैं। अर्थशास्त्र है, उसके अपने शब्द हैं। बैंकिंग है, उसके अपने शब्द हैं। लोकसभा विधानसभा की कार्यवाहियां होती हैं, उसकी अपनी एक शब्दावली होती है। इसके साथ साथ राजकाज चलाने के लिए हम जिस राजभाषा का प्रयोग करते हैं उसकी अपनी शब्दावली है। विधि शास्त्र की अपनी शब्दावली है, जहां पर जुडिशियरी के शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हर विषय की अपनी शब्दावली होती है। पढ़ने वाले जो हमारे विषय होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब की अपनी अपनी शब्दावलियां होती हैं। पारिभाषिक शब्द उन्हीं शब्दों को कहा जाता है जिन्हें स्ट्रिक्टली उस विषय के क्षेत्र में ही प्रयोग किया जाए। अब यहां से जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपके जस्ट एमसीक्यू के जैसे क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर जो आपकी मार्किंग है ये 20 मार्क्स का आपका सेगमेंट है पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण का। ये 20 में अगर आपका शब्दकोश ठीक है तो 20 आउट ऑफ 20 कोई नहीं रोक सकता, आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये संभावना इस प्रश्न की है, क्योंकि यहाँ पर 10-12 शब्द दिए होंगे जिनको हिंदी टू इंग्लिश लेके जाना है, और 12 में से 10 को ही करना है। 2 एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, जिसमें से 2 कठिन को आप छोड़ करके 10 आउट ऑफ 12, 12 में से आपको 10 क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करना है हिंदी टू इंग्लिश, और सेम क्राइटेरिया इंग्लिश टू हिंदी। तो ये ऐसे प्रश्न हैं आपके 20 क्वेश्चन। यदि आपको आते हैं, 24 हैं उसमें से 20 आपको करने हैं, तो यदि आपको आते हैं, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक आपने नहीं किया, तो उस कंडीशन में जो है आपका क्या कहते हैं वो हो जाएगा, आपका सारा पूरा का पूरा आपको मार्क्स इसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस से संबंधी हमारा थोड़ा सा डिस्कशन था। अब इसके बाद हम लोग, चूंकि हम लोगों की क्लास जो शुरू होगी वो पत्र लेखन से शुरू होनी है, तो पत्र लेखन में फॉर्मेटिंग क्या होता है, प्रारूपण क्या होता है, आलेखन क्या होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं अवश्य करूंगा क्लास शुरू करने से पहले। तो यहाँ तक जो भी बातें हुई, यहाँ तक अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी डाउट यहाँ तक अगर आपको लग रहा हो तो अपनी बात अवश्य रखें। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं प्रारूपण या आलेखन। क्या है? प्रारूपण या आलेखन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? मुझे लग रहा है किसी को कोई इशू नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए फिर प्रारूपण पर चर्चा कर लेते हैं, या प्रारूपण कहिए या आलेखन कहिए। ड्राफ्टिंग जो है ड्राफ्टिंग मेनली क्या होता है कि किसी भी विषय पर, किसी प्रदत्त विषय पर, दिए गए विषय पर या निर्धारित विषय पर किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा
आदेश, निर्देश, सूचना, अनुस्मारक या अन्य किसी भी शैली का पत्र तैयार करना ही क्या कहलाता है? प्रारूपण या आलेखन कहलाता है। इसे चाहे तो एक लाइन में आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी विषय, या ऐसा भी लिख सकते हैं किसी मामले पर अधिकारी अथवा कर्मचारी, कुछ भी लिख सकते हैं, द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्धारित प्रारूप में मतलब पत्र का जो प्रारूप है वो निर्धारित रहेगा आपके क्वेश्चन में कि ये वाला पत्र लिखना है आपको, शासकीय लिखना है, अर्धशासकीय लिखना है, क्या लिखना है, ये डिफाइन रहता है। तो इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा कि निर्धारित प्रारूप में पत्र का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करना ही प्रारूपण या आलेखन कहलाता है। ठीक है, अब इस प्रारूपण या आलेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज ये होती है कि प्रारूपण या आलेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज इसमें यह होती है कि प्रारूपण के प्रमुख अंग, अवयव या यूं कहें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं किसी भी ड्राफ्टिंग में। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आपका ड्राफ्टिंग जो है वो स्तरीय होगा। अगर इन दो चीजों का पता आपको नहीं है तो आपकी ड्राफ्टिंग जो है वो स्तरहीन हो जाएगी। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी विषय या मामले पर अधिकारी या कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में पत्र का मसौदा तैयार किया जाना, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाना ही क्या कहलाता है? प्रारूपण या आलेखन कहा जाता है। अब इसके लिए ध्यातव्य मतलब हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए प्रारूपण के क्रम में। तो पहली चीज जो है वो है परिशुद्धता। परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी। आपके ड्राफ्ट में एरर नहीं होनी चाहिए, आपके ड्राफ्ट में एक्यूरेसी होनी चाहिए, पूरी तरह से परिशुद्ध होना चाहिए। दूसरी चीज सरलता, सिंप्लिसिटी। आपके ड्राफ्ट की जो भाषा या शैली है वो सरल होनी चाहिए। यहां पर मतलब आपको किसी भी तरह से पांडित्य प्रदर्शन नहीं करना है, अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करना है। आपकी अभिव्यक्ति जो है वो सरल होनी चाहिए, यानी आप सरल से सरल भाषा का प्रयोग करेंगे। शब्दावली जरूर राजभाषा की होगी, लेकिन आपकी भाषा शैली जो है वो अलंकृत नहीं होनी चाहिए। आपके बात कहने की जो शैली है वो लक्षक या व्यंजन यानी लोकोक्ति या मुहावरे में नहीं होनी चाहिए। तो स्पष्टता के साथ अपनी बात कहना, प्रतीकात्मकता नहीं होनी चाहिए, सिंबोलिज्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड चीज जो है वो है संक्षिप्तता। मतलब आपका आलेख जो है वो अनावश्यक बड़ा नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी उसको एनलार्ज नहीं करना है। आपको कम से कम शब्दों में मूल बातें रखनी है। यानी आपको कोई भी ड्राफ्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको संक्षिप्तता बनाए रखनी है, अनावश्यक बातों का संग्रह नहीं बनाना है उसको। ठीक है, अब संक्षिप्तता का ये मतलब कतई मत लगाइएगा कि एक या दो लाइन में लिख देंगे, ऐसा भी नहीं है। संक्षिप्तता से ये आशय नहीं है। संक्षिप्तता से आशय ये है
कि आपको अपने आलेख को, आपको अपने पत्र को अनावश्यक बातों का संग्रह नहीं बनाना है। यानी जो बात है, आदेश है, निर्देश है, सूचना है, जो भी है उसको उसी रूप में लिख देना है। उसके लिए आपको कारण आदि बताने की जरूरत, कारण या परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आदमी जैसे निबंध लिखते लिखते बहक जाता है, सोचता है कारण भी बता दें, निदान भी बता दें इसमें, तो ऐसा किया जाना यहाँ पर बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक हो जाता है। ठीक है, चौथी चीज यहाँ पर आपको स्पष्टता, इस पर बात हमने पहले भी किया कि आपका आलेख स्पष्ट होना चाहिए, मतलब सिंबोलिज्म नहीं होना चाहिए। आपका जो भी मकसद है वो क्लियर होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए। नेक्स्ट, पांचवी चीज पूर्णता, मतलब आपकी अभिव्यक्ति जो है, जिस मकसद के लिए लिख रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें अधूरापन नहीं होना चाहिए। तो पूर्णता भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी भाषा शैली में क्या होनी चाहिए? शिष्टता होनी चाहिए। भाषा शैली आपकी शिष्ट होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए। शिष्टता औपचारिकता का अभाव है तो भी आपका नंबर कटेगा, तो पूरी तरह से शिष्टता बनाए रखनी है। लास्ट, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, मतलब आपका पत्र जो है, आपका आलेख जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उद्देश्य परक होना चाहिए। ये जो बातें हैं आपको किसी भी आलेख में इन गुणों को अपनाना है। कोई भी पत्र लिख रहे हैं तो उसमें इन सारे गुणों को आपको अपनाना है। इनके द्वारा ही आपका आलेख जो है वो आकर्षक बनेगा। अब प्रारूपण के अंग या कहें अवयव, कंपोनेंट्स, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो प्रारूपण में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है आपकी शीर्षक। अब शीर्षक बोलें तो शीर्षक के अंतर्गत आता है आपका प्रेषक एवं प्रेषिति। प्रेषिति कहें चाहे प्रेष्य कहें, के नाम, पदनाम और उसका कार्यालयी या शासकीय कहें पता। सबसे पहली चीज पत्र में प्रेषक और प्रेषिती के नाम, पदनाम और उसका कार्यालयी पता, इसी को कहा जाता है शीर्षक। प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रेषिती यानी पाने वाला। मतलब ये हो गया आपका फ्रॉम और ये हो गया आपका टू। ठीक है, दूसरी चीज इसमें होती है पत्रांक एवं निर्गमन की तिथि। इसके बाद हम जो डालते हैं वो डालते हैं लेटर नंबर और इशुइंग डेट। लेटर नंबर क्या है और किस डेट को इशू हो रहा है, निर्गमन की तिथि यानी इशुइंग डेट। ठीक है, थर्ड नंबर में हम डालते हैं इसके बाद विषय, मतलब पत्र का मुख्य जो विषय होता है उसे हम संक्षेप में व्यक्त कर देते हैं एक लाइन में कि पत्र जो है इसका विषय क्या है। इसके बाद चौथी चीज आप देखेंगे इसमें संबोधन। संबोधन मतलब जिस संबोधन के साथ हम किसी पत्र का आरंभ करते हैं, यानी कई बार आपने देखा होगा महोदय, महाशय, इस तरह से पत्रों का आरंभ किया जाना। इन केस ऑफ डेमी ऑफिशियल
ये क्या हो जाता है, अपनत्व वाला हो जाता है, मैत्रीपूर्ण हो जाता है, तो वहाँ प्रिय लगा देते हैं। लेकिन डेमी ऑफिशियल को छोड़ करके अदर जगहों पे आप पाएंगे कि इस तरह के संबोधन का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद क्या होता है आपका, पत्र का मुख्य भाग, मेन बॉडी। मेन बॉडी बोले तो कंटेंट, मेन बॉडी बोले तो क्या होता है आपका, कंटेंट होता है, पत्र का जो मसौदा होता है, मुख्य भाग। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका संदर्भ। संदर्भ क्या क्या ग्रहण करना है। इसके बाद आता है आपका अधोलेख। अधोलेख बोलें तो ये होती है पत्रांत औपचारिकता। इसको क्या बोलेंगे हम, ऐसा भी कह सकते हैं, पत्रांत औपचारिकता। पत्रांत औपचारिकता से आशय ये होता है कि जब आप पत्र समाप्त करते हैं तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक शब्द आपने देखा होगा कि उन्हें समाप्त किया जाता है भवदीय से, और यदि अनौपचारिक है तो वो समाप्त होता है भवनिष्ठ। अब ये यहाँ पर सिर्फ यही शब्द नहीं होता, भवनिष्ठ ही नहीं होता, भवनिष्ठ के जगह पे कई बार हम आपका भी लिख देते हैं, शुभेच्छु भी लिख देते हैं। जो अनौपचारिक है उस केस में, औपचारिक के केस में आपका भवदीय। इसी को कहा जाता है अधोलेख, या यूं कहें पत्रांत औपचारिकता, मतलब लेटर जब समाप्त हो रहा है वहां की फॉर्मेलिटी है ये। इसके बाद आता है इसमें आठवीं चीज, पृष्ठांकन। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में एंडोर्समेंट। देखिए, पृष्ठांकन से अभिप्राय ये होता है कि कोई भी जो मेन मुख्य पत्र है, संबंधित के अतिरिक्त जो कंसर्न अधिकारी है या व्यक्ति है, उसके अतिरिक्त अन्य जिस जिस भी अधिकारी को भेजना वांछित हो, उन्हें इसकी प्रतिलिपियां भेजी जाती है। इसी प्रतिलिपि भेजने की प्रक्रिया को कहा जाता है पृष्ठांकन। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिलिपि भेजने की प्रक्रिया। आप सभी समझते ही होंगे प्रतिलिपि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे कोई भी पत्र, जैसे सपोज कीजिए कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है, आपकी ज्वाइनिंग होनी है, तो जिस जगह पे आपके एक तो लेटर आपके नाम इशू होगा, इसके साथ साथ आपको जो लेटर इशू किया जाएगा उसकी प्रतिलिपियां उस अधिकारी को भी भेजनी होगी जो आपको ज्वाइन कराएगा। अब जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपकी सैलरी भी आएगी, तो ट्रेजरी में भी उसकी एक प्रतिलिपि जाएगी। तो इस तरह से एक प्रति जो होती है उसकी, जहां से जारी होता है पत्र, ऑफिस रिकॉर्ड में एक प्रति रख ली जाती है। तो इस तरह से जो जो भी प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं मुख्य व्यक्ति के अतिरिक्त, मुख्य अधिकारी के अतिरिक्त, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है एंडोर्समेंट, या यूं समझें कि प्रतिलिपि भेजने की प्रक्रिया। जो चीज आप ऑनलाइन में जैसे कोई मेल वगैरह करते हैं और एक साथ कई लोगों को सेम मैसेज टेक्स्ट करना होता है, तो उस कंडीशन में आप लिफ्टर से उठाते हैं और सबको CC2 कर देते हैं। वही चीज यहां पर पृष्ठांकन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पृष्ठांकन। इसके बाद होता है इसमें संलग्नक, एनक्लोजर्स। संलग्न ये जो होता है, ये होता है यथावश्यक, एज रिक्वायर्ड। हर जगह लगाने की आवश्यकता, हर जगह संलग्नक जो है वो नहीं लगाए जाते, जहां आवश्यकता होती है वहां संलग्नक लगाया जाता है। इसके बाद एक लास्ट बिंदु इसमें प्रारूपण में आप देखेंगे, जिसको कहा जाता है पुनश्च। ये लास्ट बिंदु का प्रयोग इसलिए किया जाता है
कि ड्राफ्टिंग के क्रम में यदि आपसे मेन ड्राफ्ट का कोई महत्वपूर्ण शब्द, कोई चीज ऐसा है जो छूट गया, तो छूट गया तो या तो आपको दोबारा से, मतलब एक कह सकते हैं कि या तो पूरा का पूरा लेटर आपको रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, या फिर उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। तो उसी के लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है पुनश्च की। जैसे ड्राफ्टिंग के अंतर्गत अगर आपका कोई शब्द छूट गया, कोई बात छूट गई, तो पुनश्च लिख करके पत्र के अंत में, और यदि अंत में जगह नहीं हो तो पत्र के पृष्ठ भाग में पुनश्च लिखते हुए छूटे हुए अंश को लिख देना होता है। तो ये सारे आपके अंग होते हैं पत्रों के, अलग अलग पत्रों के। अब ये तो हमने देख लिया कि कॉमन क्या क्या होता है जो सभी के लिए, सभी पर लागू होता है। लेकिन जब हम एक एक पत्र को इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो इंडिविजुअली में ये जो सारे इसके कंपोनेंट्स हैं ये वैरी करेंगे, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ नहीं होता है। तो इसमें सब में थोड़ी बहुत आपको थोड़ा बहुत अंतर अवश्य दिखेगा। लेकिन प्रारूपण की बात जब की जाती है तो प्रारूपण में, प्रारूपण के ये सारे ही अंग हैं, किसी में सभी का यूज होता है, किसी में कुछ कम का होता है। तो इस तरह से हमारा प्रारूपण होता है। और अब इसी चीज को हमें क्या करना है कि अब लेटर वाइज एक एक लेटर पे इम्प्लीमेंट करते हुए एक एक लेटर का फॉर्मेट देखना है, उसके फीचर्स देखने हैं, उसके यूजेस देखने हैं, एक एक लेटर को करना है। तो आज की क्लास जो है मुझे मैं समझ रहा हूँ कि आज बेसिक पहली क्लास थी, हमें भी एक दूसरे से परिचित होना था। कल से हम लोग एक एक लेटर को, पहले मैं ड्राफ्टिंग कराऊंगा आप लोगों को, ड्राफ्टिंग के बाद हम लोग आएंगे अनसीन पैसेज जो है हमारा गद्यांश वाला जो हिस्सा है उस पर चर्चा करेंगे। और जो आपका पारिभाषिक शब्दावली वाला है उसमें कुछ समझाने या पढ़ाने का नहीं है, बल्कि उसमें कुछ शब्द जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा। और आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ जो भी पाठ्य पुस्तक है वहाँ से आप पारिभाषिक शब्दावलियों को याद करें, क्योंकि ये जो है आपके वोकैब का हिस्सा है और ये टोटली टेस्ट ही वोकैब का है। अब वोकैब जो है ये नॉर्मल वोकैब नहीं है, ये पारिभाषिक शब्दावली का वोकैब है। और यहाँ पर प्रश्न जो ज़्यादा किए जाते हैं वो आप ध्यान रखेंगे। अब तक जो प्रश्न किए गए हैं, मेरा अपना जो अनुभव है वो यही है कि राजभाषा की शब्दावली के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। इसके साथ साथ आपके विधिक शब्दावली के भी प्रश्न होते हैं। कुछ कभी कभार प्रश्न आपके इकोनॉमी से भी दे दिए जाते हैं शब्द कुछ, लेकिन ज़्यादा शब्दों की संभावना जो होती है वो राजभाषा की जो शब्दावली है वहाँ से, विधिक शब्दावली से, या फिर लोकसभा विधानसभा आदि की कार्यवाहियों के लिए जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है वहाँ से शब्द उठा के यहाँ पर डाले जाते हैं। लेकिन मेजर पोर्शन ये भी ध्यान रखेंगे, मेजर पोर्शन जो है वो राजभाषा की शब्दावली से है, विधिक शब्दावली से कम होते हैं। तो ये है आज की क्लास में, मैं यहीं पे विराम दूंगा। कल से हम लोग एक एक लेटर को लेके चलेंगे। यहाँ तक अगर आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं, संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। और यदि किसी की कोई क्वेरी है तो अपनी क्वेरी रखिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जैसे लाइव क्लास का ये मतलब होता है कि लाइव क्लास में मतलब टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है ना, इट शुड नॉट बी वन वे। मतलब मैं सिर्फ बोलता रहूं तो ये फिर मतलब मुझे जो एनर्जी मिलेगी वो आपके प्रश्नों से मिलेगी। तो ये मतलब बिल्कुल मैं अपना मंतव्य आप लोगों पर जाहिर कर दे रहा हूं कि आप लोगों की तरफ से बीच बीच में कमेंट्स आते रहने चाहिए। क्वेरीज अगर हैं तो वो भी निश्चित रूप से आती रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि क्लास का जो माहौल होता है वो लाइव का मतलब लाइव हो जाता है, जीवंत हो जाता है। और यदि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है तो फिर वो लाइव क्लास नहीं हो करके वो डेड क्लास होने लगती है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से कि हम लोगों का मतलब कन्वर्सेशन भी हो
और जो आप लोगों की क्वेरीज हैं, आप लोगों के प्रश्न हैं, वो भी बीच बीच में आते रहें। और भाषा से संबंधित जो भी हमारे और भी जो भी पेपर के वो हैं, आप लोगों को जहाँ पर भी डाउट हो, जैसे ऐसे वगैरह और लोग पढ़ाएंगे, वहाँ पर मुझे नहीं आना है, तो वहाँ पर भी यदि आप लोगों को भाषा संबंधी कोई डाउट होती है, कुछ ऐसी बात आती है, तो वहाँ पर भी आप लोग अपना प्रश्न रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला जुला करके आपका काम अच्छे से होना चाहिए, आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, यही हमारी शुभकामना रहेगी आप लोगों के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत पेशेंसली आप लोगों ने साथ दिया। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम।